तो बबली कोल के पास पूरे असलहे आ गए जितने उस समय थे। तो बबली कोल बागी रहने लगा। बबली कोल बागी रहा तो उसने भी कहते हैं कि सांप के फन में उसने चूतड़ खुजलाया। तो बबली कोल ने सांप के फन में चूतड़ खुजलाया। वो ससुरा संतू भाई के लड़के की पकड़ कर लिया भाई मेरे, जो कि मानिकपुर में जानी मानी हस्ती दादू दादा लोगों में और राजनीतिक व्यक्ति और सहृदय व्यक्ति संतू सिंह तो वास्तव में ठाकुर कहलाने काबिल व्यक्ति है। किसी की भी कोई समस्या हो तो संतू सिंह के पास जाइए, उससे वो अपना यथा संभव योगदान करेगा, अपना आपकी समस्या में हाथ बटाएगा। राजनीति में इतनी पकड़ पहुँच तो नहीं है, लेकिन सपा बिलोंग करते हैं। राजनीति में ऐसा नहीं है कि उनकी क्या नाम से अखिलेश तक क्या नाम से डायरेक्ट बैठना हो। संतू सिंह जैसे व्यक्ति के लड़के को बबली कोल ने किडनैप कर लिया। इतनी बड़ी पकड़, इतनी बड़ी पकड़ भाई मेरे, वो किसी के आगोश में पड़ गया साला। कोल साला आदिवासी जितना ना पढ़ा ना लिखा कोई दिमाग, तो संतू भाई के लड़के की किडनैप कर लिया। संतू भाई उस समय मेरे यहाँ आए थे भाई साहब, आए थे तो मैंने भी कहा था कि भैया चिंता न करिए, हर संभव प्रयास के साथ लड़के को छुड़ाया जाएगा, लड़का आएगा। और क्या नाम से अब बबली कोल के दिन नज़दीक आ गए सफाया के। ये मैंने भी कहा था अपने कमरे में जहाँ पर आप बैठे रहे, जहाँ पानी, हाँ वहीं पे। अंततः काफ़ी समय बीत गया भाई साहब, बबली कोल टारगेट में नहीं आ रहा था। बहुत सारा छंद लगाया गया, बहुत दिमाग लगाया गया तो सब ने, लेकिन जब उसका समय पूरा हो गया तो अपने आप ऐसा कुछ चक्र चला कि बबली कोल का भी सफाया हो गया। इस तरह से ठोकिया से लेकर के बबली कोल लास्ट तक की आपको ठोकिया की कहानी हमने बता दी कि बबली कोल से फिर सफाया हो गया कोई नहीं। तो ये बबली कोल जो कि एक आदमी था कि औरत थी? बबली आदमी था, जेंट्स था, लेडीज नहीं था। नाम तो लेडीज आ रहा है। नो 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 नो, बबली में कोई जरूरी नहीं कि लेडीज आ रहा हो, भले ही आप सेंस में कुछ लगाएं, लेकिन बबलू बबली ये सब लोग जनरल उसमें अपना तो साला आदिवासी और रहा, अपना बबलिन को चलता रहा उसका नाम। हाँ तो बचे खुचों में उस समय में साला यही बचा था आदिवासी निकृष्ट साला कि संतू भाई जैसे व्यक्ति के लड़के की पकड़ किया, अपना समय नज़दीक बुला लिया, तो उसका भी सफाया हो गया। इस तरह से ठोकिया गैंग का पूरा सफाया हो गया। गदुआ गैंग का सफाया आपने सुना ही, ठीक है। राधे का गैंग रहा, राधे भी जिंदा, राधे ही जिंदा है। और राधे जब राधे को सरेंडर कराया गया है, डॉक्टर ठोकिया ने ही राजनीतिक लोगों से मध्य प्रदेश से साठगांठ बना करके, और डॉक्टर ठोकिया ने ही राधे उस सूबेदार को 2008 फरवरी में है या मार्च में क्या 22-7 हाँ शायद हाँ को क्या नाम से सरेंडर कराया था सूबेदार को। 4 लोग सरेंडर थे, राजू कोल और सूबेदार और तहसीलदार और गोटर, 4 लोग सरेंडर किए थे। ये तो सरेंडर हम लोगों का आत्मसमर्पण जो 1972 में प्रकाश चंद्र सेठी वगैरह जयप्रकाश ने बनाया था, माधव सिंह, मोहर सिंह, पूजा बब्बा वगैरह का हुआ था, तो हम लोगों का आत्मसमर्पण है। लेकिन ये लोग मात्र हाजिर दिखा दिए गए हैं, पुलिस से पकड़ करके हाजिर हुए बस में। इनका कोई उस समय जानते हैं हम लोगों का जब 5/9/82 को आत्मसमर्पण हुआ था भाई साहब, तो अर्जुन दत्ता की, दाऊ साहब की मिनिस्ट्री थी, अर्जुन सिंह मुख्यमंत्री थे उस समय, उनको आना था, लेकिन किसी कारण बस वो नहीं आ पाए। फिर आयुक्त रीवा को, डीएम बांदा को, डीएम रीवा को और इन उच्च अधिकारियों को सबको इंगित किया, तो जा कर के मंझगवा थाने भी से हम लोगों को फिर 4 लोगों को आत्मसमर्पण कराया था। हम लोगों को एमपी में भाई साहब स्पेशल क्लास की सुविधा, खाने पीने, रहने बसने, कपड़े लत्ते, सफाई करने वालों की सबकी स्पेशल व्यवस्था थी हमारी। तो दर्शकों देख के हैरान हो जाएंगे कि जो दादाजी हैं वो बहुत कुछ जानते हैं। आज के नवयुवक जो है इतना कुछ नहीं जानते हैं। अभी कह दीजिए तो 10 लोग का नाम गिनाने में तो 10 लोग का नाम तक नहीं बता पाएंगे, मगर ये आज पुरानी बातें जो ये बता दिए हैं आज तक कोई बता नहीं पाएगा।
और दर्शकों मैं तीसरी बात बताना चाहता हूँ कि यहाँ की एक मानी जानी जो है फुल्लन देवी, जो कि इसी इलाके से बिलोंग करती है, उनके बारे में मैं बिलोंग करता हूँ कि चलिए ठीक है। तो यहाँ पे जो है कुश्ती का भी अखाड़ा यहाँ पे बगल में लड़ा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे कुश्ती अखाड़ा जो है बहुत ही चर्चित है। आइए मैं दादाजी जानकारी लेता हूँ, यहाँ पे कुश्ती लड़ा जाता है, आज भी लड़ा जाता है, ऐसा क्यों? अरे भाई साहब ऐसा है कि कुछ ऐसी पीढ़ी दर पीढ़ी में कहानियाँ और क्या नाम से रस्म रिवाज चलते रहते हैं। जैसे कि अब फिर से आप शुरुआत में आ गए कि जैसे कि ददुआ और सीताराम को फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने कुश्ती लड़ाना सिखाया है। इसी बगीचे में जहाँ पर आप देख रहे हैं आपके सामने, यहाँ से 300 मीटर की दूरी पर ज़्यादा से ज़्यादा होगा, इसी बगीचे में मैं अखाड़ा खुदवा रखा था। इसी बगीचे में ददुआ को सीताराम के और देवकली के अन्य लोगों को, आजू बाजू के गांव के लोगों को, नए जवान लोगों को बुलाया करता था और उनको सुबह यहाँ से घर से अपने 4 किलो चने फुलवा के ले जाया करता था। और काली मिर्च, काला नमक खिला हुआ सबको खिलवाता था और सबको कुश्ती लड़ाता था, क्योंकि सब में मैं ही एजेंट था और अपने आप में हुनर था और इतना मेंटेन बना रखा था खाने पीने का, तो सबको खिलाता पिलाता था। वही चूँकि हमारे बाबा और पिताजी के ज़माने में भी अखाड़ा कुश्ती लड़ने का शौक़ था, तो हम में भी ये थोड़ा शौक़ जगा। हमने कुछ दिन चला, फिर हमें बंदूक राइफल टांगने का शौक़ लग गया, क्योंकि ऐसी परिस्थिति हमारी रही कि अगर बंदूक राइफल हम नहीं उठाते हैं तो समाज में जिंदा नहीं रह पाएंगे भाई जी। ये परिस्थिति थी। अरे 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 आप हमारा जो ये खंडहर सामने देख रहे हैं, खंडहर, अच्छा ये वाला, हाँ इसके बगल में है वो खंडहर जहाँ ये बबूल के पेड़ हैं। ये खंडहर, ये मकान क्या नाम से दुश्मन लोगों का ये था कि यहाँ से इन लोगों को खाली निकाल करा करके यहाँ पे धान बुआया जाएगा और क्या नाम से ये बस्ती खाली हो जाएगी। जंगली दुश्मन लोगों का इतना बड़ा आतंक था, लेकिन मालिक की कृपा थी, सब लोगों ने सहयोग दिया। और ये तक बता दें आपको, सीताराम ददुआ तो मेन रहे मेरे दाहिने और बाएं हाथ, लेकिन फिर मैंने इतने नए जवान तैयार कर लिए थे, जैसे कंठीपुर कृष्णा रहा, सूरजपाल रहा और बन्ना गरवारे का कांता क्या नाम से पंडित रहा और ढूंढू कुम्हार रहा बन्ना का, और क्या नाम से इधर राजा रगौली, जिसके नाम से कि राजा रगौली गांव जाना चाहता है, राजा रगौली रहा, और इधर सुवन इटौरा रहा उपाध्याय। ये भी साथ जितने आजू बाजू के 10 किलोमीटर के आसपास के कुछ अपने आप को रखने वाले जवान थे, सबको मैंने शरण दिया। और भाई जी मैं आपको ज़्यादा बड़ी बात नहीं करता, हमारे बाबा वगैरह, आजा वगैरह जमींदार प्रॉपर्टी के आदमी थे भाई साहब, उनके पास बहुत सारी दौलत थी। मैंने अपने हाथ से तिजोरी खोल करके उनके ज़माने की कमाई समथिंग 40 किलो चांदी का सिक्का बेचा था, विक्टोरिया के ज़माने का और कौन जॉर्ज किंग के ज़माने का और किसका, समथिंग 40 किलो चांदी का सिक्का मैंने बेचा था। और उस ज़माने की बड़ी बड़ी नथनी और 20 आने भर की यानी 15 ग्राम की मोहर जो हुआ करती थी उस ज़माने में, तो समथिंग आधा किलो से 2.5 पाव 3 पाव के लगभग तक मैंने अपने हाथ में सोना बेचा है। आप कहेंगे कि क्या किया, तो मैंने जवानों को, साथियों को खिलाया पिलाया है, असलहा, कारतूस, राइफल, बंदूक खरीदी है, क्योंकि उस समय हमें ज़रूरत थी भाई साहब। और कहिए हम उस समय किसी से मांगते भी तो हमको कोई 2 पैसा देने वाला तो नहीं था। हमारी स्थिति उस समय ऐसी हो गई थी कि कोई हमारी तरफ मुड़ करके देखने वाला नहीं था। अगर हम बदले न लेते, दुश्मनों को अपने न मारते भाई साहब, तो समाज में न जिंदा रहता, हमको जीना मुहाल हो जाता, लोग हम पे थूकते। आज भी हकीकत बता दें, अगर एक देश हमारे भारत देश पर चीन थोड़ा सा आक्रमण, थोड़ा सा कब्जा कर ले, कहीं हमारे कोई जवानों को मार दे, तो हमारे देश के जवान टूट पड़ेंगे और उस पर आक्रमण कर देंगे, एक का बदला चार चुकाने की कोशिश करेंगे। वो तो है। ठीक, पुलिस प्रशासन का अगर एक जवान मान लीजिए किसी बदमाश से गोली चलने में मारा जाता है, तो फिर पुलिस प्रशासन इतना हावी हो जाता कि उस गैंग का सफाया कर देता है, यहाँ तक कि घर परिवार को सबको दे देता। तो ये बदले की भावना देखिए कहाँ से कहाँ, बदले की भावना एक चींटी से लेकर के हाथी तक में है। कोई भी जीवधारी है, कोई भी जीवधारी है, उसके अंदर अगर आप चींटी दब गई है, चींटी को आपने छेड़ दिया है, तो चींटी भी आपको काट लेगी।
ये तो बात मानते हैं कि जैसे कि तो अगर बदले किसी की भावना, बदले की भावना जो है, अगर जिसको आप सताएंगे वो आपको भी सताएगा, ये कहना है दादाजी हाँ, का। हाँ, और जिस प्रकार से यहाँ पे देखा जाए तो पहले जो है दादा इतना हुंकार थे कि किसी को अगर डांट देते थे तो आदमी जो है डर जाता था। यहाँ तक कि यहाँ दरोगा और पुलिस को भी डांट देते थे। दादा एक बार हमको, ये चौथा राउंड है कि आप डांट के दिखा दीजिए, कैसे डांटते थे आप कि आपको आपके डर से कांप जाते हैं? वो भाषा अब अच्छा नहीं है। आप अलग अलग भाषाओं में जो है बोल के दिखाते थे, आज वो भाषाएं हमको थोड़ा दिखा दीजिए कि हम हमारे दर्शकों तक जाए ये बात। हमारे जमाने से गया बाबा, प्रदूषण, और हमारे जमाने से ददुआ के जमाने तक की बात मैं आपको बताता हूँ कि ये सम्मिलित गैंग रहे। सम्मिलित गैंग में राजा रगौली ने 2 पुलिस वालों को जरूर मार दिया था। ये सन मेरा अंदाजा है कि 81 के आसपास होगा। उस समय ददुआ के साथ नहीं था, अलग था। और भाई बस एक गांव में अपने को समझा कि मैं घिर गया, केवल 2 पुलिस वाले रहे तो राजा ने मार दिया था। नहीं, हमसे जो भी गैंग टच रहा है, जैसे सिंह रहा, प्रदूषण भाई रहा, गया बाबा रहा, ददुआ सीताराम, और मैं इस कंपनी का कमांडर रहा, तो हमारे द्वारा कोई भी पुलिस कभी हालात नहीं हुई, कभी भी कोई पुलिस को नहीं मारा गया। यहाँ तक कि अगर 2 पुलिस वाले भी आते हैं तो हम लोगों ने अपना वसूल बना रखा था कि यार रास्ता छोड़ देना अच्छा है और शासन प्रशासन से लड़ना अच्छा नहीं। इनकी नज़रों में अगर हम खटक जाएंगे तो जिस दिन चाहेंगे उस दिन हमको समेट लेंगे। हमारा ये वसूल हमेशा रहा है। हालांकि हम लोग जैसे कहीं बैठे हैं, पुलिस पहुंच गई है, घेराव कर लिया है, गोली चलने लगी है, तो हम तेज आवाज़ में हमेशा यही बोले करते थे कि अबे बच्चे पालो, जान मत दो, हम लोग तो मरे हुए ही घूम रहे हैं, तुम क्यों मौत को यहाँ दावत दे करके आ गए? अपना रास्ता ले, भागो, रास्ता खाली करो, अन्यथा यह मत समझ लेना कि हमारे बंदूकों में, राइफलों में जान नहीं है, हमारे से गोली नहीं निकलेगी। तुम्हारे से अगर गोली निकलती है तो हमारे से भी गोली निकलेगी और यह रास्ता हम साफ कर देंगे। अपने आप पुलिस हमारी आवाज़ को सुन करके और ये एक मार्मिक बातों को सुन करके रास्ता दे देते थे, हम लोग अपना रास्ता ले। तो आप दर्शकों देख लीजिए कि जिस प्रकार से दादाजी अगर उस समय अगर डांट देते थे किसी भी या पुलिस वाले को या किसी अन्य को डांट देते थे तो जो है अपना पैर पीछे कर लेता था, क्योंकि उस समय डर था, भय था कि अगर आज भी वो दिन है कि अगर चित्रकूट में अगर कहीं भी अगर किसी को अगर इसी आवाज़ में डांट देते हैं तो आज भी उसकी हिम्मत नहीं पड़ती है कि दादा को कोई बोल के निकल जाए। क्यों दादाजी? अरे ऐसा तो नहीं है भाई साहब, अब तो समय बदल चुका, इसलिए कि काफ़ी समय हो चुका। उस ज़माने को जिसने देखा है वो तो हमारी भरपूर कदर करते हैं। यहाँ अब आप फिर से स्टेप वाइज बात पर आ गए। हम लोगों का समाज इतना दबा कुचला था भाई साहब कि हम लोगों ने समाज को उठाने में इतनी बड़ी मेहनत की है, इतनी बड़ी कुर्बानी की है, तो अगर हमने जो कुछ किया है उसको हमारे उम्र वाले लोग तो तवज्जो देते हैं, लेकिन आजकल जो नई पीढ़ी इस दौर पर चल रही है, सब कुछ बना बनाया पा रही है, तो उनके लिए क्या हम बेकार हो गए? तो पुराने लोग तो हमको भाई सलूट मारते हैं, बेइज्जत, और कहते हैं शौक के साथ कि अरे भैया ये सब आपकी देन है कि समाज में सब उठा के जी रहे हैं। लेकिन आज का नवयुवक वो सब बनी बनाई फील्ड पर पल रहा है, तो उसको किसी बात की फिक्र नहीं है कि दादा क्या है। वो तो कहो कोई नमस्ते कर ले, कहो कोई नमस्ते करना दुश्वार है। तो आज की पीढ़ी बदल चुकी है। तो अब साथ ही आप ये कहेंगे कि कैसे दबे कुचले, तो भाई साहब एक ब्राह्मण लाभी ऐसी रही है शुरू से कि ये अपने आप में, पैसे में, दिल दिमाग में हर तरह से सक्षम माना है अपने आप को। कसो ब्राह्मण के परिभाषा अगर पूछी जाए कौनो ब्राह्मण जाति क्या जो बने हैं तो उताई जाए कि ब्राह्मण की परिभाषा का होती। यह ब्राह्मण जाति बांभन कहे जाते। बांभन माने हुआ थे बायलू। हाँ, कहीं जो पढ़े लिखे हैं तो ब्राह्मण बोलते हैं, नहीं जाऊँ अशिक्षित वहाँ हूँ ब्राह्मणे बोलते हैं बांभन आदि।
हम बांभा ना ठीक। अब पढ़े लिखे ब्राह्मण बोले थे जो है तो उन्होंने से पूछो कि ब्राह्मण की तई परिभाषा बताओ तो बता पाई है ना बता पाई है। अब वो वंशज में जो पैदा हुई गए तो ये एक जाति बन गए, नहीं ऐसे निकृष्ट जात तो हम खोजे नहीं पाई थी। आज सबके बुराई नहीं करी, ब्राह्मण जाति में ऐसे रहे लोग जैसे एक गदरी गांव है पाठा क्षेत्र में, वहाँ के जगन्नाथ पीढ़िया रहे, अभी है वो बुढ़े हो गए। मारकुंडी छोटकू बाबू रहे, पंडित कास्ट के थे, उनमें मानवता थी, सहृदयता थी। हम उनको आज गुरु आज पिता की कैटेगरी में मानते हैं। तो ब्राह्मण जाति का 8 साल का लड़का भाई साहब आपके हमारे 80 साल के बुढ़े से चाहता है कि ये मोही पाल आगी करे या पाल आगी करे, तो ये मानवता के खिलाफ है कि मानवता का प्रतीक है? क्या है? ये तो मानवता के खिलाफ है, मानवता के खिलाफ है ना। जी, जी। तो उस समय यह दौर चल रहा था कि अगर कोई रास्ते भी चला जा रहा है और वो उसने ध्यान नहीं दिया, पाए लगी नहीं किया, तो वो पंडित जी मुड़ करके वो ब्राह्मण ये बोल रहे हैं कबे भौसड़ी के तो ही देखा तो नहीं आए, हम चले जाई थी पाए लगी नहीं कह सकते। इस तरह की भाषा, इस तरह की आवाज़ हुआ करती थी। हम अपने दरवाजे में चारपाई में बैठे हैं, पंडित जी गुजरे जा रहे हैं दरवाजे से, वो है तो हमने देख लिया कि चारपाई से नहीं उतारे यहाँ वहाँ, तो वहीं से आवाज़ दे देगा कबे भौसड़ी के देखा तो नहीं है का। खैर हम लोगों पे ये सब नहीं व्यक्तिगत रूप से गुजरी, क्योंकि हम अपने आप में हमारे पूर्वज इन मामलों में सक्षम थे, हर तरह से अपने घर मकान प्रॉपर्टी अपने बात व्यवहार से की नहीं गुजरी। लेकिन अन्य जगहों में हमने ऐसा सुना देखा जाना कि ऐसा हो रहा है अपने समाज के लोगों के साथ। तो हमने उसमें एक बीड़ा उठाया कि नहीं, आज हम स्वयं अपनी बात करते हैं कि जो हमसे सीनियर है, बुद्धिस्ट है, बुद्धिजीवी है, वास्तव में जानते हैं कि ये ब्राह्मणत्व तो रखता है, ये पंडिताई रखता है, उसके तो हम पैर छू लेंगे, उसके पैर छू लेंगे। बाकी अब पाल आगी नहीं कहेंगे भाई कि महाराज पाल आगी नहीं कहेंगे, उसके पैर छू लेंगे, हाथ जोड़ लेंगे। आइए पंडित जी स्वागत है, बैठिए, खिलाएंगे पिलाएंगे, सबकी इज्जत है, सम्मान है, स्वागत है। तो ये प्राचीन जमाने से इतने बढ़े चढ़े थे कि इनका वर्चस्व था। इसी वर्चस्व को लेकर के करबी नगर में एक हीरा पांडे हुआ करते थे, वो भी खत्म हो गए। हीरा पांडे ने बहुत बुरा जातिवाद चलाया था भाई साहब, कुर्मीवाद और पंडितवाद जला करके इतना बड़ा लोगों का संघर्ष करवा दिया, इसमें लोग मारे गए, अनायास लोग मारे गए कि गदुआ ने फिर तमाम लोगों को मारा, जो कि अनायास हत्याएं कही जाए भाई। चूंकि वो हीरा के आगोश में आकर के ददुआ का विरोध करने लगे, ददुआ का विरोध करने लगे तो उसने बीड़ा उठाया कि नहीं चलो इसको मारो खोजो। तो हीरा पांडे अंततः 16-17 साल तक वो नदार रहा, बागी रहा, अज्ञातवास रहा, बागी न रहा, अज्ञातवास रहा, सब कुछ उसका लुट गया। लेकिन लास्ट में फिर जब ददुआ मारा गया, वो आ गया, अपने घर परिवार में रहने लगा। इसके बाद से हीरा पांडे की मौत हो गई। उधर 22 साल को ददुआ ख़त्म हो गया। और क्या नाम से 2008 में शायद नाग पंचमी का ही ये कौन सा महीना रहा होगा क्या, उस समय डॉक्टर फुकिया की ही ज्ञान सिंह ने हत्या कर दी, उसी के गांव के साथी ने पुलिस में मिल करके, और बलखड़िया सुंदर वगैरह बिछियन हुआ कहाँ के कांड और बबली पोलो सब आपने सुन ही लिया, जान ही लिया। लेकिन बशर्ते इस बात को जरूर बता दूं कि भाई साहब जो काम गदुआ ने 37 साल में न किया रहा होगा, वो 5 साल 6 साल के अंतराल में डॉक्टर फुकिया ने कर दिखाया था। डॉक्टर फुकिया के दिमाग की और डॉक्टर फुकिया के भूता की और साइंस की मैं सराहना करता हूँ। और उसने इन्हीं बातों को लेते हुए और उसको क्या नाम से हमें पितामह की कैटेगरी की थी, पितामह की उपाधि दी थी कि पितामह है हमारे सबके। तो वास्तव में अब आप कहिए कि आपके जिंदा रह गए तो भाई साहब हमारे ऐसे कुछ कारनामे रहे, हमारे ऐसे कुछ चालू चलन के अपने सिस्टम रहे हैं
कि हमने किसी को सताया नहीं, अपना कार्य पूरा किया है, दुश्मनी का कार्य पूरा किया कराया, लड़े भिड़े और अंततः सन 70 से शुरुआत हुई थी और सन 70 के बाद 74 में हमारे क्या नाम से एक रिश्ते में फूफा थे स्वर्गीय नाथूराम चंदेल, इंटर कॉलेज संस्थापक बचरन इंटर कॉलेज, वो हमारे फूफा थे। और राजनीति के हमारे जिले में बांदा जिला हुआ करता था, उस राजनीति की बुनियाद थे उस समय सीपीआई थी, सीपीआई ही भी बीएसपी बदली, बीएसपी में कहने का मतलब फिर सब कुछ राजनीतिक ही उस समय गोस्वामी जी का जमाना था, राधाकृष्ण गोस्वामी 3 विभाग के मिनिस्टर थे, कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी। सन 74 में तो स्वर्गीय नाथूराम चंदेल की 26 अगस्त 74 को हत्या कर दी गई, उनका मर्डर कर दिया गया राजनीतिक परिवेश को लेकर के। उन्होंने विरोध किया था गोस्वामी का। तो एक गोस्वामी राजेंद्र नाम का एक गोस्वामी व्यक्ति था, वो भी बागी था अपने जमाने का, वो भी जाबाज था, वो बागी। तो उसके गोस्वामी राधाकृष्ण गोस्वामी के इशारे में राजेंद्र गोस्वामी ने नाथूराम चंदेल की 26 अगस्त 74 को वहीं कॉलेज में, वो त्यागी आदमी थे, कॉलेज में रहा करते थे वहीं, बहुत ही त्यागी, बहुत ही शांतिप्रिय आदमी, बहुत ही अब उनके बारे में अगर बताने लगूंगा तो भाई साहब तो हुआ क्या कि इस तरह से नाथूराम चंदेल की हत्या, नाथूराम के चंदेल के डेड बॉडी के सामने सीताराम और ददुआ ने इस बात का कौल किया था कि स्वर्गीय जी, हम आपकी अब जलती ज्वाला चिता नहीं देखेंगे और हम ये कौल करके जा रहे हैं कि आपके बदले में एक का बदला 4 चुकाएंगे तब जाएंगे। चंदेल जी के बदले में भी एक कॉलेज में मारा गया, एक कभी शहर में मारा गया, राजेंद्र का भाई फिर सीवन के द्वारा सांठ-गांठ करके बाद में मारा गया, क्योंकि बागी था, वो भी टारगेट में नहीं आ रहा था। तो इस तरह से नाथूराम चंदेल की हत्या में हम लोगों की शुरुआत हुई। हमने बदले लिए, बाकिया किसी भी आम पब्लिक से हमारा किसी प्रकार का लेना देना नहीं था भाई साहब। जब हमको समय मौका मिला तो हमने अपना शासन प्रशासन से तालमेल बना करके बजट हमको सरेंडर करने का मौका मिल गया। हमने 5/9/82 को आत्मसमर्पण कर दिया। फिर 5/9/82 के बाद 20/7/89 को हर जगह से केसों से मुक्त होकर के हम अपने घर आ गए। आज भी अपने परिवार के साथ आराम से रह रहे हैं। छोटी मोटी 15-25 बीघे खेती किसानी है। खेती किसानी के को लेकर हम अपना कमाते खाते हैं। 5 भाई हैं, 5 भाइयों में 10-10, 15-15 बीघे सबके पास ज़मीनें हैं। जिसके साधन स्वयं नहीं है तो भाइयों के हैं, उनसे हो जाते हैं। आपने स्वयं देखा होगा कि आपने कहा कि लोग कहा करते हैं कि नाम तुलसीदास महक ममरी के नहीं कह डालते हैं लोग ऐसे। तो आपने देखा होगा भाई साहब कि जितनी देर आप आए हैं तो मैं अपने गाय भैंस को जानवरों को चारा डाल रहा था। जी, तो मुझे इस बात का शौक है कि अगर हम जानवरों को अपने खिलाएंगे पिलाएंगे नहीं, जानवरों की देख रेख नहीं करेंगे तो आप लोग हमारे दरवाजे आ गए तो भाई साहब हम आपको कैसे चाय पिला पाएंगे, कैसे आपको पेड़ा खिला पाएंगे। हाँ, हमारे घर में घी दूध होता होगा तभी आपको चुपड़ी रोटी खिलाएंगे। तो हमारा तो यही भाई, सबका स्वागत है, सबका सम्मान है। हमारे यहाँ कोई भी आया है वो कुछ खा पी के जाए। हमारे शुरू से खुल रहा है अतिथि देवो भव। अगर कोई अपने दरवाजे आ गया है तो उसका सम्मान है। और बाकी इसी तरह से अब सामान्य ज़िंदगी भाई साहब 71-72 साल अपना पूरा हो गया है और शरीर से भी अब एक तरह से वीकनेस में जैसे महसूस होने लगी है। कौन पता कितनी देर कौन सा पल मौत की अमानत हो, उसके लिए कुछ कहा नहीं जा सकता। आप लोग जैसे आते हैं मीडिया वाले तो आप लोग तो हालांकि मैं सबसे कहता हूँ कि भैया यार हमको कोई लफड़े में मत डाल देना, कोई ऐसी समस्या ना हमारे लिए तैयार करा देना शासन। लेकिन आप लोग संभल देते कि नहीं दादा ये सब बीती हुई बातें हैं, आपके साथ हैं हम, आपको कभी किसी प्रकार की याद नहीं आ सकती है। तो हम भी अपना थोड़ा समय देते थे कि चलो भाई भूली बिछड़ी बातें यादें हैं, चलो आपको सुना दिया जाए, आप उसको टेप करते हैं तो हम कम से कम अपना भी नाम चलता रहेगा। ददुआ सीताराम का नगीना जितने लोग हैं उनका भी नाम चलता रहेगा। सियावर रामचंद्र की जय। तो जिस प्रकार जनार्दन जी ने रुकिए अभी हमारा वसूल है भाई साहब। जीवन जीने की एक कार्यशैली होती है। जीव हमारी जात है, मानव धर्म हमारा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। हमारा एक वसूल है, इस हिसाब से हम चल रहे हैं। आज कहिए कि कोई अगर हरिजन जात का आ जाए उसके हाथ करते हैं हम बराबर। स्वच्छता चाहते हैं, छुआछूत और ऊंचा नीच का फेर कुछ नहीं है। इसी तरह से हमने अपनी पूरी ज़िंदगी में अपना समय गुजारा है। जो कुछ भी
समय गुजारा है। फिर ददुआ सीताराम अपना हो रहे सीताराम का सन 94 में अपने आप गैंग की गोली लग जाने से धोखे में से अपने आप बंदूक गिर गई, फायर हो गया, वो खत्म हो गया। फिर ददुआ अकेला पर ददुआ ने अपना वर्चस्व चलाया। अंततः 22-7 को ददुआ का भी खात्मा हो गया। ददुआ के नाम की वजह से और राजनीतिक लोगों का पहले से साथ बात संरक्षण देने से और राजनीति में भागीदारी की वजह से उसका फ़ायदा ददुआ का बेटा वीर सिंह मिला कि एक बार जिला पंचायत अध्यक्ष रहा, एक बार विधायक हो गया। ददुआ का भाई बाल कुमार मिर्ज़ापुर से एक बार सांसद हो गया और प्रतापगढ़ पट्टी से बाल कुमार का बेटा राम सिंह दोबारा विधायक हो गया सपा से। तो इस तरह से पार्टी का क्या नाम से पाला बदलता रहा और लोग कहाँ से कहाँ क्या जाते रहते हैं। राजनीति में तो भाई किसी का कोई वजूद नहीं मानता। मैं तो ये चाहता हूँ कि राजनीति पे अगर कोई व्यक्ति किसी पार्टी की सदस्यता ले ले तो समथिंग 10 साल का समय तो उस पर बैन होने चाहिए कि ये दूसरी पार्टी की सदस्यता नहीं ले सकता। आजकल तो ये आँख बिचौनी के जैसे खेल हो गया है कि आज सपा सपोर्ट कर रहे हैं, कल को भाजपा सपोर्ट करने लगे, परसों को बीएसपी सपोर्ट करने लगे, छोड़ छाड़ करके चले गए। तो भाई ये साहब हमारे हिसाब से तो ये राजनीति एक खिलवाड़ जैसे है। और आज के परिवेश में जैसे मोदी जी का सेंट्रल गवर्नमेंट में शासन चल रहा है, योगी जी का प्रांत में चल रहा है, तो सरकारें बहुत बढ़िया चल रही हैं, काफ़ी विकास कार्य हो रहे हैं और सबका स्वागत, सबका सम्मान, किसान सम्मान और सब कुछ हो रहा है। तो सरकार ये बुरी नहीं है। सरकार अभी इस पे हम थोड़ा बात करेंगे दर्शकों। अभी पूरा होता है कि हमारे साथ ऐसे बनेंगे। मैं ये रहा जनार्दन जी का इंटरव्यू और इसी के साथ मैं अपनी बाड़ी को विराम करता हूँ। धन्यवाद।